नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और न्यूज रूम लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन। न्यूज रूम लाइव में बात करेंगे कुछ अहम खबरों की। बात होगी असम में टेरर मॉड्यूल के पर्दाफाश की। पूछेंगे सवाल कि पहले बिहार में आतंकी फैक्ट्री का खुलासा होता है, उसके बाद असम में मजहबों की, माफ कीजिएगा, मदरसों की आड़ में एक विशेष समुदाय को जिहादी बनाने की तैयारी कौन कर रहा है, आखिर वो कौन लोग हैं और इन्हें फंड कहां से मिल रहा है, इस सवाल पर भी बारीकी से विश्लेषण करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बात कर्नाटक की होगी। कर्नाटक में 3 दिन में 2 कत्ल हो जाते हैं। उसके बाद सवाल उठ रहा है कि जो हत्याएं हो रही हैं, क्या इन हत्याओं में कोई लिंक सामने आ रहा है? पर्दाफाश अभी तक नहीं हुआ है, खुलासा नहीं हुआ है। जिन बदमाशों ने कत्ल किया है वो फरार चल रहे हैं। मंगलवार को प्रवीण नेटारू की हत्या होती है, 2 दिन बाद फाजिल का कत्ल कर दिया जाता है। कड़ियां जोड़ने की कोशिश भी करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बात होगी उड़ते कॉफिन की, यानी कि मिग-21 की। आखिर भारत को क्या मिग-21 की ज्यादा जरूरत है? अगर विमान पुराने हो चुके हैं तो फिर इन्हें रिटायर क्यों नहीं किया जा रहा है? सवाल उस बयान पर भी करेंगे जो आजम खान ने दिया है। लुलू लोलो टुल्लू टोलो बोलने वाले आजम खान, आखिर उन्हें लुलू मॉल में नमाज विवाद में आरएसएस का कनेक्शन क्यों सामने नजर आ रहा है? और आखिर में बात यूपी के स्कूल की एक ऐसी मैडम की भी करेंगे जो स्कूल में पानी भरने के बाद बच्चों से कुर्सी का पुल बनवा रही है। मैडम जी के पैर गंदे ना हो जाएं, इसलिए उन कुर्सियों पर चलकर बाहर आती हुई नजर आ रही हैं। पैर बचाने के चक्कर में मैडम अब अपनी कुर्सी गंवा चुकी हैं। सभी मुद्दों पर बारीकी से नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले बात असम की कर लेते हैं। असम में टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। 12 जिहादी संदिग्ध जिहादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक राज्यों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर इस तरह के मामले और कितने राज्यों से सामने आते रहेंगे? ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको पूरी खबर बता देते हैं, नजर डाल लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरह से ये टेरर मॉड्यूल का यहां पर खुलासा हुआ है। तो ग्राफिक्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश असम में हुआ है और इसे बड़ी कामयाबी भी माना जा रहा है। अलकायदा के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश यहां पर हुआ है। अलकायदा से संबंध इनके बताए जा रहे हैं। 2 मदरसे सील कर दिए गए हैं। मदरसों की आड़ में आतंक की ट्रेनिंग देने की कोशिश की जा रही थी। बारापेटा और गुवाहाटी से 12 संदिग्ध जिहादी गिरफ्तार किए गए हैं। तो टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। मदरसे का मुफ्ती भी गिरफ्तार किया गया है। मुस्तफा, उसकी गिरफ्तारी हुई है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसका खुलासा किया है। मुस्तफा के पास से मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से फंडिंग, इस्लामिक कट्टरवाद से जुड़े होने का आरोप भी अब निकलकर सामने आ रहा है। यह बात निकलकर सामने आ रही है कि इन्हें बाकायदा पैसे दिए जाते थे। मुस्तफा कौन है उसके बारे में भी जान लीजिए। जमीउत उल हुदा मदरसे का संचालक मुस्तफा, अलकायदा से जुड़े अंसारुल्लाह बांग्ला टीम एबीटी से इसके तार जुड़े हुए हैं। यूएपीए के तहत इसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वो यूएपीए जिसमें फंसते ही दिक्कतें सामने आ जाती हैं। कल से लेकर आज तक हमने असम के बारापेटा और मोरीगांव जिलों में जिहादी मॉड्यूल को पकड़ा है। हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान मैं आपको बता रहा हूं। और इस जिहादी मॉड्यूल में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य में सरकार की ओर से संचालित मदरसे पहले ही बंद कर दिए गए। प्रशासन को बच्चों को मदरसे से सरकारी स्कूल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा का आप बयान सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले ही सभी जो सरकारी मदरसे हैं वो असम में बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो 2 मदरसे हैं वो धार्मिक मदरसे थे और अब यहां पर कार्रवाई देखने को मिली है। 2 मदरसे भी यहां पर बंद कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्या इस तरह से मदरसों की आड़ में आतंक की ट्रेनिंग का खेल खेला जाता रहेगा? सवाल यह कि अगर मदरसे हैं तो इनकी समीक्षा
समय समय पर क्यों नहीं होती है? अगर वहां पर किसी एक धर्म विशेष को लेकर के शिक्षा दी जा रही है तो वो शिक्षा उन्हें समाज में आगे बढ़ने के लिए दी जा रही है या फिर उन्हें आतंक की ओर में धकेलती हुई नजर आ रही है? सवाल यह भी बड़ा है। इन सभी सवालों पर बारीकी से विश्लेषण करेंगे, लेकिन जिस तरह से पहले बिहार में आतंकी फैक्ट्री का पर्दाफाश होता है, वहां से छापेमारी का सिलसिला शुरू होता है। कुछ दिनों पहले एनआईए की टीम ने छापेमारी भी की थी। तार जुड़ते हुए नजर आते हैं। यूपी एसटीएफ भी लखनऊ में गिरफ्तारी करती है और अब असम में इस तरह के मामले सामने आते हैं। तो सवाल यह भी वाजिब है कि आखिर इस तरह की आतंक की फैक्ट्रियां देश के किन किन हिस्सों में संचालित हो रही हैं, और अब इस पूरे मामले को लेकर बंगाल कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। हमारे सहयोगी जुबैर हमारे साथ में मौजूद हैं। जुबैर, बंगाल कनेक्शन निकल करके अब असम का सामने आ रहा है, इस पूरे टेरर मॉड्यूल का कनेक्शन निकल कर आ रहा है, मुस्तफा का कनेक्शन बंगाल से भी निकलकर सामने आ रहा है। मार्च में भी बंगाल से गिरफ्तारी हुई थी। क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर? अभी तक 4 और गिरफ्तारियां बंगाल से हो चुकी हैं। लगातार बंगाल में मदरसों को लेकर गिरफ्तारियां की जा रही हैं और मदरसों में ये चेक किया जा रहा है कि जितने भी इन मदरसों का अगर मैं बता दूं तो बंगाल से लेकर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि देश के कई राज्य हैं जहां पर ऐसी जांच हो सकती है और ऐसे चीज़ें सामने आ सकती हैं। क्योंकि असम से लेकर बंगाल की बात कर रहे हैं, हम नेपाल की भी बात इसमें कर सकते हैं कि नेपाल से भी इन जो बिहार के बॉर्डर से पास, नेपाल के बॉर्डर के एरिया के पास हैं, तो वहां पर ऐसे मदरसे चलाए जा रहे हैं जहां पर कट्टरपंथी सोच रखने वाले युवाओं को जोड़ा जा रहा है। इसमें जैसा कि आपने बताया कि जैसे फुलवारी शरीफ में जो मामला सामने आया था, इसमें ये मामला सामने आया था कि 2047 में वो इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, तो उनको ऐसे युवाओं को जो कट्टरपंथी सोच रखते हैं उनको इन मदरसों से जोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर ये बड़ी साजिश की तैयारी में है। जैसा कि ये भी खुलासा सामने आया कि 2023 की अगर बात करें, हम अगले साल की बात करें, तो अगले साल भी देश में कई जगहों पर धमाके या फिर कई जगहों पर ऐसी साजिश करने की उनकी साजिश है, ऐसे हमले करने की साजिश है जिससे कि देश कमजोर पड़ जाए। ऐसे ही नेपाल से भी कई लिंक सामने आए हैं। इतनी तक बात सामने आ रखी है कि कई ऐसे मदरसे हैं जिनको फंड कतर से हुआ है और क्रिप्टो करेंसी के थ्रू उनको पैसा दिया जा रहा है। इसमें जैसे कि आप बात कर रहे हैं असम में भी जो मदरसे में अभी पकड़े गए 12 आरोपी जो पकड़ लिए गए हैं, उनमें से कईयों ने ये भी खुलासा किया है कि उनको पैसे की मदद दी जा रही थी। कई और संगठन हैं जैसे सेमी को तो 2002 में ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2002 से के बाद से उस पर प्रतिबंध की आवाजें उठने गई थी और 6 में पूरी तरह से उस पर प्रतिबंध लग गया था। उसके बाद भी उसके जो सक्रिय सदस्य थे वो आके अब अलग अलग जगहों पर ग्रुप बना रहे हैं। जिस तरह से बंगाल में अभी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, उससे चीजें साफ आती हैं कि कहीं ना कहीं जो कट्टरपंथी के ग्रुप्स हैं और इन तरीके के मदरसों में ये चीजें चला रहे हैं और युवाओं को ब्रेन वॉश कर ये अपने काम को अंजाम देना चाहते हैं। युवाओं का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है और बचपन से ही किस तरह से उन्हें आतंक की शिक्षा देनी है, किस तरह से जिहादी बनाना है, इसको लेकर के मदरसों को बाकायदा फंड भी दिया जा रहा है। फंड देने वालों तक पहुंचना बेहद जरूरी है कि आखिर ये फंड की व्यवस्था हो कहां से रही है, लेकिन सवाल मदरसों की कार्यशैली को लेकर के भी उठता है। चलिए, अगर देश में आप किसी एक धर्म को लेकर के मदरसों में शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? क्या उन मदरसों पर सरकार की नजर नहीं होनी चाहिए अगर वो वहां पर चल रहे हैं? सरकारी मदरसे आपने बंद कर दिए, धार्मिक मदरसे यानी कि एक धर्म विशेष के बारे में जानकारी देने के लिए, तो फिर उनकी जरूरत क्या है? अगर आपको बंद करने थे तो फिर आप सभी पर अंकुश लगाइए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर विक्रम सिंह जी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हमारे साथ में यहां पर मौजूद हैं। दिवाकर जी, एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि आपने सारे सरकारी मदरसे बंद कर दिए हैं, उन मदरसों में जो 2 मदरसे हैं उनमें यह बात निकलकर सामने आ रही है कि जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं उन्हें आतंक की ट्रेनिंग कैसे देनी है, इसके लिए बाकायदा बाहर से फंड दिया जा रहा है। अब सरकारी जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं वो आप बंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसे चल रहे हैं, कुछ लॉजिक समझ नहीं आता। देखिए, ऐसा है कि जो मदरसे अभी सरकार की नज़र में नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि जो मदरसा जो भी जिस भी राज्य में, जैसे असम की खबर अगर आप उठा रहे हैं तो वहाँ पर मदरसों पर बहुत लगाम कसी जा रही है, क्योंकि इसके पहले की सरकारों में या इसके पहले के समय में मदरसे जो है वो कहीं ना कहीं, देखिए, इस्लामिक शिक्षा एक अलग विषय है, वो तो दिया ही जाता है, मदरसा में है तो दिया जाता है, बट उस शिक्षा की आड़ में अगर कट्टरपंथी तत्व जो है वो प्रभावी हों और बच्चों के मन में वो बातें भरें कि आपको इस तरह से जिहाद करना है। जिहाद का मतलब जो है, जितना मैं समझ पाया हूँ, इस्लाम में है कि अपने आप से भी जिहाद करना होता है, अपने आत्मा की शुद्धि के लिए।
तो उस जिहाद के मायने न समझा करके आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो जिहाद के मायने समझाए जा रहे हैं, उन सब के माध्यम से एक नफरत भरी जाती है और उस नफरत को बाकायदा अमली जामा पहनाया जाता है, वो धार्मिक चश्मे के रूप में, तो चश्मे के दृष्टिकोण में। तो उसको अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि सरकार की इस पे नजर होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, देखिए जो भी ये पकड़े गए हैं 2 मदरसों की बात जो आ रही है, वो सरकार के आंखों से दूर हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मदरसों में जो अभिभावक होते हैं वो भेजते हैं, क्योंकि उनको इस्लाम की शिक्षा भी उसमें दी जाती है, तो वो लेना है। अब उसकी वो परवाह नहीं करते कि इस शिक्षा का क्या फायदा होगा, इसका कितना आगे चल करके हमारे बच्चे को फायदा होगा। शायद ये अभिभावकों तक भी ये बात सोच में आनी चाहिए जो नहीं आ पा रही। तो ये जागरूकता और समझदारी, एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए कि हाँ भाई, मदरसा से कोई चिढ़ नहीं है, लेकिन मदरसे में अगर शिक्षा का कोई यही प्रारूप रहेगा, यही तौर तरीका रहेगा, तो उस पे लगाम कसी जाएगी। कोई भी शिक्षा का केंद्र हो, अगर ऐसा होगा तो उसके लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये उनके आंखों से मतलब उनके दृष्टि से दूर है, उनकी देखरेख में, उनकी निगहबानी में नहीं है, और उसके बाद वो चल रहा है। अब वो कोई भी व्यक्ति एक एरिया में मदरसा खोल करके वहां बच्चों को शिक्षा दे रहा है। अब उस शिक्षा में सोहन सीधे सीधे वो अभिभावक जिम्मेदार है ना, जो वहां पर भेज रहे हैं, जबकि उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। इस गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान जिसे आप मदरसा कहते हैं, अगर वहां पर लोग भेज रहे हैं तो इसके लिए समझाना बहुत जरूरी है और कन्विंस करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए ठीक है, अगर इस तरह से आपने मदरसे आपने बंद किए हैं तो उसके पीछे भी एक वजह होगी। जिस तरह से हिमंता विश्व शर्मा का बयान सामने आया कि सरकारी मदरसे बंद हैं, उसके पीछे वजह भी होगी। तो क्या अब इस तरह के जो मदरसे चल रहे हैं, इसके बारे में सरकार को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि इस तरह के मदरसे भी चल सकते हैं? क्योंकि जानकारी तो होगी सरकार को, भले ही एक पर्टिकुलर मदरसे के बारे में जानकारी ना हो, तो सरकार को नहीं चाहिए कि वो जागरूकता अभियान चलाए, इस तरह के मदरसों से बचने के लिए चलाए? सोहन, इसके अतिरिक्त इस प्रजातंत्र में एक देखिए, ये अगर एक नैरेटिव बन जाएगा कि मदरसों के खिलाफ एक जो सरकार अलग तरीके से अलग विचारधारा की है, मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं, वो सिर्फ मदरसों के खिलाफ कार्रवाई कर रही, ये बात नहीं। अब ये जन जागरूकता में होना चाहिए कि भाई, मदरसा भारतीय समाज में, इस प्रजातंत्र में कट्टरता अगर पढ़ाया जाएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर उसके लिए कोई गैर कानूनी तरीके से या विदाउट रजिस्ट्रेशन, सरकार के निगहबानी से दूर अपने आप में अगर कोई मदरसा चला रही है, तो फिर तो उसको ट्रेस करना पड़ेगा, और ट्रेस करने के बाद उनको बंद भी करना पड़ेगा, और ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ट्रेस करना पड़ेगा और बंद भी करना पड़ेगा। लेकिन एक अहम सवाल ये निकलकर सामने आ रहा है, पिछली बार जब हम बिहार में इस तरह का मामला सामने आया था तो तब भी हमने इसका जिक्र किया था कि देश में तो पता नहीं कितनी जगहों पर होंगी, अभी तो ऐसे ही खुलासे होते रहेंगे धीरे धीरे करके। एनआईए अब जांच तेज करती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन जो आसपास में लोग रहते हैं उन इलाकों के, उन लोगों की भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि क्या पता हो ना हो उनके बच्चे ही वहां पर जा रहे हो, अभिभावकों की जानकारी में ही ना हो। यही बात है सोहन, चूंकि समाज का वो वर्ग समझे कि जो चीज है ये बात एक्सेप्ट नहीं होगी, अगर उससे उनके बच्चे के एक शिक्षा जो ग्रहण कर रहा है, एक छात्र के रूप में वो चीज वो नहीं ग्रहण कर पा रहा है, और समाज के साथ आगे बढ़ने की बजाय जो शिक्षा ले रहा है उसमें वो अपने आप को सीमित कर रहा है एक दायरे में, तो फिर वो अभिभावक अगर ऐसा सोचते हैं तो उनको तो जागरूक ही किया जाएगा। अब जागरूकता से भी वो नहीं मानेंगे तो इसका मतलब है कि गैर कानूनी तरीके से वही कुछ सोचा जा रहा है जो कि पीएफआई सोच रही, या जो तहरीके लब्बैक जो है वो सोचता है। देखिए, तहरीके लब्बैक नामक की जो संस्था आई है, इसको बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि वैचारिक रूप से जो एक गजवाए हिंद का जो फंडामेंटल है, वो उस फंडामेंटल पर ये काम कर रही है, पाकिस्तान में ये संस्था है। और जिससे चूंकि ऑनलाइन शिक्षा देते हैं तो इससे बच्चे, युवक, जो मुस्लिम युवक हैं, बच्चे हैं, जो इस तरफ आकर्षित होते हैं, उनको अपने आकर्षण में बांधने में ये सफल भी हो रहे हैं। तो उस पर लगाम कसने की जरूरत है। और चूंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, नव संचार का एक अजीब सी क्रांति है, जिसमें पूरी दुनिया के शिक्षा और उनकी अपनी मान्यताएं, उनके अपने व्यवहार, विचार, संस्कृति, सबका आदान प्रदान होता है। लेकिन अपनी संस्कृति के साथ
जिस देश में हम रहते हैं उसके साथ ही अपने मूल धर्म और इन सबको समझते हुए अगर हम एक व्यावहारिक और व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन संयोग और दुर्योग कहिए कि ऐसा ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए सरकारें जहां भी सख्त हो रही हैं इस तरह की कार्रवाई की जा रही है उन राज्यों में। बिल्कुल, सरकारें सख्त हो रही हैं तो इस तरह की कार्रवाई भी जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन क्या बांग्लादेश में ये जो ग्रुप हैं वो बांग्लादेश को दहलाने के लिए साजिश रचते हैं और उसकी कुछ छींटे भारत की तरफ भी पड़ते हुए नजर आते हैं? क्योंकि भारत में किस तरह से आतंक को लेकर साजिश रचने का काम किया जा रहा है वो हम लगातार देख रहे हैं। किस तरह से मजहब के प्रति द्वेष फैलाने की कोशिश देश में की जा रही है। बात अगर असम की करें तो असम कहीं ना कहीं बांग्लादेश के नजदीक सीमा पड़ती है और बांग्लादेश में आतंकी इस तरह की वारदातों को अंजाम दें उसका असर हमें असम के राज्यों पर पड़ता हुआ भी नजर आता है। अंसारुल्लाह ग्रुप की बात करें तो लगातार बांग्लादेश में एक्टिव रहता है। बांग्लादेश में लगातार जो भी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उनमें नाम भी सामने आता है। ऐसे में हमारे सहयोगी जुबैर एक बार फिर से हमारे साथ में यहां पर मौजूद हैं। जुबैर, जब बात हम आतंकी वारदातों की करते हैं तो आतंकी कभी भी किसी देश को नहीं देखते हैं कि ये सीमा भारत की है, ये बांग्लादेश की। उनका मकसद ये होता है कि वो द्वेष फैलाएं, जितना ज्यादा डर हो सकता है वो फैलाएं। हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बांग्लादेश को दहलाने की साजिश लगातार यहां पर की जाती है, जिसकी वजह से असम में भी इस तरह के जो ग्रुप हैं वो सक्रिय हो गए हैं। तो भारत के लिए भी कहीं ना कहीं ये ग्रुप अब बड़ा खतरा बनते हुए नजर आते हैं। ऑफ कोर्स देखने की बात यह रहेगी, खैर खुद असम के सीएम ने खुद इस पर एक्शन लेते हुए कहा कि जितने भी सरकारी मदरसे हैं उनको बंद कर दिया जाए, जिसको लेकर जैसे कि आपने पहले शुरुआती में हमें बताया था कि असम में जितने भी सरकारी मदरसे हों और उनके जितने भी वहां बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसको लेकर असम सरकार लगातार काम कर रही है क्योंकि 12 आरोपी पकड़े गए हैं और कईयों ने मतलब उनके पास फंडिंग मिली है, कईयों के पास के मतलब उनके पास पैसा आता था। कई मदरसे ऐसे हैं, कई संगठन ऐसे जुड़े हुए हैं, वो मतलब अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं। आतंकी मॉड्यूल भी देखने को मिल रहे हैं, आतंकियों के अलग अलग जैसे कि आईएसआई के कनेक्शंस भी उनसे देखने को मिल रहे हैं और उनकी तरफ से उनकी विचारधारा को देखते हुए वो देश में कई ऐसी गतिविधियां करना चाहते हैं और इससे जुड़े मदरसों से वो काम करना चाहते हैं। इसके लिए कई युवाओं को वो बरगलाते हैं और ब्रेन वॉश, जो बच्चे हैं उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। असम को दहलाने की साजिश रची जा रही है और केवल असम को ही नहीं बल्कि इस तरह की साजिश पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में भी पीएफआई सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह की वारदातों में पीएफआई का हाथ पिछले दिनों में देखने को मिल रहा है, ऐसे में वहां पर खतरा ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर में असम की बात हम कर रहे हैं तो वहां पर किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। 12 संदिग्ध जिहादी गिरफ्तार किए जाते हैं, 8 मदरसों के शिक्षक हिरासत में लिए जाते हैं। अगर मदरसों के शिक्षकों पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की बात निकलकर सामने आ रही है, तो उन बच्चों के भविष्य के बारे में जरा सोचिए आप कि उन बच्चों का भविष्य आगे जाकर के क्या होगा। वो अबुल कलाम बनेंगे या फिर कसाब बनेंगे, फैसला आप खुद ब खुद कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अगर इस तरह के मदरसों में एक धर्म विशेष को लेकर के इस्लामिक शिक्षा देने की आड़ में आतंक की साजिश रची जा रही है, आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो क्या फिर इस तरह के मदरसों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और ऐसे मदरसे देश के लिए कितने खतरनाक हैं। खबरों में बढ़ेंगे आगे। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की भी। कर्नाटक में इन दिनों तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। 3 दिन में 2 हत्याएं हो जाती हैं, जिसके बाद पूरा कर्नाटक उबल पड़ा है। खासतौर पर दक्षिण कर्नाटक की अगर बात करें तो वहां पर प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। पहले प्रवीण नेट्टारू की हत्या होती है, कुल्हाड़ी से काटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद अब ताजा मामला सामने आया है, उसमें एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई। पहले युवक की बेरहमी से पिटाई की जाती है और उसके बाद उसके शरीर पर चाकू घोंप दिया जाता है। किस वजह से हत्या हुई है फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन सवाल यह कि क्या दोनों हत्याओं में कुछ कनेक्शन है, क्योंकि पीएफआई का नाम
परवीन नेटारू की हत्या में सामने आ रहा है और जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के लिए पीएफआई बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिण भारत में पीएफआई का जाल लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है। पीएफआई से जुड़े 21 लोगों को हिरासत में जरूर लिया गया है, लेकिन सवाल ये कि जो नया मामला है कहीं इसकी कड़ियां तो नहीं जुड़ रही हैं। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला समझा देते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरह से नकाबपोश बदमाशों ने मुस्लिम युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। सवाल यह भी कि कहीं सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश इस तरह की वारदातों के जरिए तो नहीं की जा रही है। तो कर्नाटक में 3 दिन में 2 मर्डर का मामला। मंगलुरु में मुस्लिम युवक का बेरहमी से मर्डर कर दिया जाता है। कपड़े की दुकान के बाहर परिचित से युवक बात कर रहा था। 4-5 नकाबपोश बदमाश इसी दौरान गाड़ी से उतरते हैं और युवक पर हमला करते हैं। पहले बेरहमी से उसकी पिटाई करते हैं, उसके बाद चाकू से वार कर देते हैं। सीसीटीवी कैमरे में हत्यारों की तस्वीर कैद हो गई है। वो तस्वीरें आपने इससे पहले देखी होंगी। हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। आरोपी फरार हो गए हैं। आरोपी कब तक पकड़े जाएंगे ये भी बड़ा सवाल है। तनाव के बाद धारा 144 लागू है और पुलिस अलर्ट पर नजर आ रही है। तनाव के बाद स्कूल कॉलेज भी बंद आज रहे हैं ताकि सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े। मंगलवार को प्रवीण नेटारू की हत्या हुई थी, जिसके बाद लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े हुए थे। प्रवीण नेटारू हत्याकांड में पुलिस ने 21 लोगों को हिरासत में लिया है। और अब बात कर्नाटक में योगी मॉडल लागू करने की भी हो रही है कि योगी मॉडल लागू किया जाए। जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उनमें जो भी नाम सामने आ रहे हैं खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो क्या कर्नाटक की गलियों में भी जो अपराध से जुड़े हुए लोग हैं उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा? बुलडोजर चलाने को लेकर के भी संवैधानिक नजरिए से अगर देखें तो उसको लेकर के भी अलग अलग नियम है। ऐसे ही बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन सवाल ये कि क्या बुलडोजर ही एकमात्र रास्ता बचता हुआ नजर आता है? हमारे सहयोगी विश्वनाथ सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं। विश्वनाथ, यूपी में हमने बुलडोजर चलते हुए देखा है। जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उनमें डर बैठा हुआ भी नजर आता है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कहते हैं कि अब अगर जरूरत पड़ती है तो इस तरह की कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से हत्या के मामले सामने आए हैं, 3 दिन में 2 कत्ल हो जाते हैं, सांप्रदायिक तनाव पैदा ना हो, नमाज घर में अदा करने के लिए कहा जाता है, तो ऐसे में क्या जरूरत पड़ रही है कर्नाटक में योगी मॉडल लागू करने की? जी बिल्कुल। यूपी में देखा जाए तो योगी मतलब सीएम योगी का काफ़ी खौफ रहा है। मतलब यहाँ पे माफियाओं में या दबंगों में या भूमाफियाओं में अगर बात किया जाए तो इस तरह कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है कि कर्नाटक में भी योगी मॉडल लागू किया जाए। क्योंकि बुलडोजर, देखिए बुलडोजर इस टाइम पे एक ऐसा लग रहा है जैसे ब्रांड बन गया है। और जिस तरह से बुलडोजर का कहर लोगों में देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं लोग बुलडोजर के डर से तो सहमे हुए हैं। अपराध में तो कमी देखने को मिल रही है। हालांकि आपराधिक घटनाएं कम नहीं हो रही हैं, लेकिन बुलडोजर का डर लोगों में देखने को मिल रहा है। और इस तरह का अगर कर्नाटक में भी किया जाता है तो शायद इसका काफी हद तक अच्छा प्रभाव दिख सकता है माफियाओं पे, दबंगों पे। तो आने वाले दिनों में अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो इसका असर देखने को जरूर मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले जो मामला है उसको लेकर के बात करना बेहद जरूरी है। अब आप सोचिए कि 4 युवक गाड़ी से उतरते हैं, नकाब उनके चेहरे पर लगा हुआ होता है। वो गाड़ी से उतरने के बाद युवक पर हमला करते हैं और उसके बाद चाकू से मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या क्यों हुई फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन प्रवीण नेटारू की हत्या के बाद क्या सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश तो कर्नाटक में नहीं हो रही है? कहीं कर्नाटक बड़ी हिंसा के, साजिश के जाल में फंसता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। सवाल यह भी बड़ा बना हुआ है क्योंकि मंगलवार के दिन ही प्रवीण नेटारू की हत्या हुई थी। ऐसे में क्या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर्नाटक में की जा रही है? हमारे सहयोगी जुबैर भी यहां पर मौजूद हैं। जुबैर, दोनों मामले निकल करके सामने आते हैं। पहले प्रवीण नेटारू की हत्या होती है, उसके बाद मुस्लिम युवक को की हत्या कर दी जाती है।
क्या कुछ कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है और कुछ अपडेट नया सामने आया है, हत्या का खुलासा हुआ है कुछ? सबसे पहले अगर मैं अपडेट्स की बात करूं तो खुद कर्नाटक के सीएम ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया, उन्होंने अपने संबोधन में खुद ये जिक्र किया कि हमें सख्त की और जरूरत है। और जिस तरीके से ये 2 हत्याएं हुई हैं, आज मुस्लिम युवक की एक हत्या हो जाती है और इससे पहले 26 जुलाई को एक बीजेपी नेता प्रवीण की हत्या हो जाती है। जिस तरीके से दोनों हत्याएं निर्मम होती हैं और चाकू के धारदार हथियार से उनकी हत्याएं की जाती हैं और नकाबपोश बदमाश आते हैं और हत्या को अंजाम देकर भाग जाते हैं, जिनका सबूत भी नहीं मिल पाता क्योंकि उन्होंने नकाबपोश पहन रखा होता। अब तक भी इस मामले में वैसे तो कुछ ऐसा खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन अगर प्रवीण के मामले में मैं जरा सी बात कहना चाहूँ तो जैसा कि उदयपुर में कृष्ण कन्हैया लाल की हत्या हुई थी, उनके विरोध में इन्होंने अपना एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था, जिसको लेकर शायद ये आशंका जताई जा रही है कि उनके इस विरोध के कारण ही इस हत्या को अंजाम दिया गया था। उनको लेकर जैसा कि इसको लेकर अब कर्नाटक में पीएफआई के कनेक्शंस भी ढूंढे जा रहे हैं। जिस तरीके से मदरसों में और पीएफआई के संगठन सक्रिय हो रहा है, उसको लेकर युवाओं को ब्रेन वॉश कर रहा है, उसको लेकर भी अब कनेक्शन देखे जा रहे हैं। और कर्नाटक में ये भी मांग की जा रही है, जितने भी ये पीएफआई संगठन हैं और जैसे भी ये भी जितने भी ऐसे संगठन कर्नाटक में मौजूद हैं और सक्रिय हैं, उन पर बैन लगाने की भी बात की जा रही है। सबसे बड़ी अब कर्नाटक के सीएम की बात करूं तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है और केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि जो प्रवीण कुमार की हत्या के मामले में एनआईए से जांच की जाए। एनआईए जांच की सिफारिश की गई? अभी केंद्र सरकार से सिफारिश की गई है। खुद मुख्यमंत्री ने इसकी सिफारिश केंद्र सरकार से की है और वो चाहते हैं कि इस मामले में ज्यादा से ज्यादा सख्ती बरती जाए और किसी को भी ना छोड़ा जाए। अगर किसी पे शक है और संदिग्ध है तो किसी को भी इस मामले में छोड़ा नहीं जाए। सीधे तौर पर उन्होंने खुद ये कहा, यूपी का जैसे हवाला कि आप विश्वनाथ से हमारे सहयोगी विश्वनाथ से पूछ रहे थे कि यूपी का हवाला देकर, यूपी में उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कहकर ये भी कहा कि जिस तरीके में यूपी के हालात हैं उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे फिट बैठते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह इशारा किया। उन्होंने इस बात को लेकर यह भी इशारा किया कि अगर कुछ बातें निकल कर सामने आती हैं और इस मामले में किन्हीं आरोपियों की भी गिरफ्तारी होती है तो उन पर जल्द से जल्द सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। ये सीधे तौर पर उन्होंने साफ कर दिया है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में अभी आज की भी अपडेट निकल कर सामने आई थी कि उन्होंने केंद्र सरकार से एनआईए से जांच कराने की गुहार लगाई है। तो इसको लेकर अब अलग अलग तरह के एंगल्स देखे जा रहे हैं। इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जैसे प्रवीण कुमार की हत्या हुई थी, उसको लेकर ही अब जो कट्टरपंथी के लोग होते हैं, कट्टरपंथी विचारधारा के लोग, उसी तरीके से उस मुस्लिम युवक की हत्या भी इस वजह से ही की गई हो। तो इसको लेकर अब जांच एजेंसियां लगा दी गई हैं, सक्रिय कर दी गई हैं और खुद इसको लेकर वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो सख्त निर्देश एक्शन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री इस वक्त नजर आ रहे हैं। एनआईए जांच की सिफारिश भी कर दी गई है और जब पीएफआई का एंगल निकलकर सामने आता है तो फिर एनआईए अपने आप ही एक्शन में आ जाती है, क्योंकि अगर आतंक के नेटवर्क के तार का खुलासा करना है, पर्दाफाश करना है, तो फिर एनआईए को सख्त होना पड़ेगा और एनआईए ये काम बखूबी करती हुई भी नजर आ रही है। रही बात पीएफआई की, हमारे सहयोगी जुबैर ने कहा कि पीएफआई को बैन करने की मांग भी हो रही है और ये मांग आज की नहीं है बल्कि लंबे अरसे से चल रही है। अब एनआईए का काम करने का तरीका क्या है? आप अक्सर सुनते होंगे कि एनआईए एक्शन मोड में नजर आ रही है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में छापा मारा, फुलवारी शरीफ में टेरर मॉड्यूल सामने आया तो वहां पर एनआईए का छापा पड़ा। अब यहां पर एनआईए जांच करती हुई नजर आ रही है। तो आपको यहां पर एनआईए की कार्रवाई को समझना पड़ेगा कि आखिर एनआईए का काम क्या होता है। दरअसल जब भी इस तरह से आतंकवादी गतिविधियां निकलकर सामने आती हैं देश में, अगर देखें तो कई जगहों पर ऐसे आतंकियों के आकाओं के स्लीपर सेल एक्टिव हैं जो उनके इशारा करने के बाद एक्टिव होते हैं। तो अब आतंक के नेटवर्क का पता कैसे लगाना है, उस नेटवर्क का पर्दाफाश कैसे करना है, आतंक के तार कहां कहां किन किन शहरों में जुड़ रहे हैं, कहां पर कितना फंड दिया जा रहा है, इस सब की बातें जब निकलकर सामने आती हैं तो फिर एनआईए की भूमिका बेहद अहम हो जाती है और एनआईए अपना काम बखूबी करती हुई भी नजर आ रही है। अब जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव की बात हो रही है, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो क्या जिस तरह की साजिश राजस्थान में रची जा रही थी, जिस तरह से अमरावती में कत्ल कर दिया गया था, क्या उसी तरह की यह साजिश है? प्रवीण नेट्टारू, उनकी हत्या के पीछे भी यही एंगल निकलकर सामने आया था। और अगर फाजिल की मैं बात करूं, मुस्लिम युवक की मैं अगर बात करूं, तो अभी तक उनकी हत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन अब आप खुद ब खुद अंदाजा लगाइए, प्रशासन, शुक्रवार का दिन था, जुमे का नमाज का दिन है और यह अपील प्रशासन को करनी पड़ रही है कि आप घर में रहकर नमाज अदा करें क्योंकि बाहर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। तो क्या जानबूझकर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है कि एक
और बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की हत्या कर दी जाती है, बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू की हत्या कर दी जाती है, दूसरी तरफ मुस्लिम युवक की हत्या कर दी जाती है। तो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की क्या है साजिश है, यह अपने आप में बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। दिवाकर जी, प्रवीण नेटारू की हत्या से जुड़ा सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। दरअसल प्रवीण नेटारू की हत्या के बाद से लगातार वहां पर बीजेपी युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं वो अब सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और लगातार इस्तीफा देने का सिलसिला लगातार जारी है। और उनके इस्तीफा देने की वजह यह है कि जो सरकार के लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, उनकी वजह से इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी कहीं ना कहीं कहें कि पूरे मामले को लेकर के समझना होगा बातों को, इस्तीफे देने से तो काम नहीं चलेगा। देखिए, ये एक प्रेशर टैक्टिस है। मुझे ऐसा लगता है कि साउथ का ये राज्य जो है वो पूरी तरीके से कोई एक ऐसी स्थिति यहाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये जोन भी जो है वो लैबोरेटरी बने, और खास करके जो उन्माद है और सांप्रदायिक उन्माद का जो भाव है, और ये जमीन वहां पर इसलिए तैयार हुई है क्योंकि पीएफआई की सक्रियता केरल में सबसे ज्यादा है। केरल के बाद कर्नाटक का ही नंबर आता है और उसके बाद उत्तर भारत के अन्य राज्य आते हैं। इसलिए चूंकि पीएफआई पर जो उसका जो एक वैचारिक विंग काम कर रहा है सोहन, उसके कारण से किसी भी मामले को क्रिएट करके उसको सांप्रदायिक तनाव में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, उसका ये प्रयोग हो सकता है। और अगर इस प्रयोग में इनको ज्यादा सफलता मिल जाती, बार बार है कि कुछ ऐसी घटनाएं, बहुत छोटी घटनाएं हो रही हैं और उन घटनाओं को हम पकड़ पा रहे हैं और ट्रेस करने के बाद उस पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। यही जिस एनआईए की आप चर्चा कर रहे थे, एनआईए वास्तव में ये जो टेरर मॉड्यूल है जिसके तार उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हैं, उस पर अटैक करना है। अब आपने बात किया कि क्या इस तरह से इस्तीफा देने से बात हुई। देखिए, ये एक राजनीतिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। अब वहां स्थानीय इकाई से उनकी बड़ी स्थानीय इकाई की, अपने राज्य इकाई के जो सर्वे सर्वा हैं उनसे बड़ी अपेक्षाएं हो सकती हैं कि वो किस तरीके से उनको सहयोग करें। बात कर्नाटक की नहीं, केरल में भी जो भारतीय जनता पार्टी विंग है या संघ परिवार के और भी शाखाएं वहां पर जो संगठन चलते हैं, उन सब की ये मांग है कि उनको वो प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है। तो प्रोटेक्शन के लिए प्रेशर टैक्टिस है, लेकिन अगर एक राजनीतिक पार्टी आप चलाते हैं तो इस तरीके की मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है, क्योंकि ये राज्य जो है वो पूरी तरीके से एक लेबोरेटरी में कन्वर्ट होता हुआ पिछले एक दशक से लग रहा है। ऐसे में अगर वहां पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, और सख्त कार्रवाई की दरकार जहां तक हम लोगों को है, उसके तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ताबड़तोड़ छापे होने चाहिए। और ऐसी गतिविधियां जहां से चलाई जा रही हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो उनका इंटेलेक्चुअल विंग है उस विंग पर छापा पड़ना चाहिए, उस दफ्तर पर, और सामग्रियों को एकत्रित करना चाहिए जैसे फुलवारी शरीफ में हुआ, और उससे जुड़े लोग, क्योंकि कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं। जहां तक आप बार बार यूज करते हैं एक शब्द कि वो स्लीपिंग सेल हैं, स्लीपिंग सेल के जितने भी सदस्य हैं मैक्सिमम, उनको हमें अपने निगहबानी में ले तो आना ही चाहिए और पकड़ना भी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। तो इससे एक प्रेशर टैक्टिस से कुछ होने वाला नहीं है। उसमें अब बात आती है योगी मॉडल, तो जिस तरीके से विकास के लिए गुजरात मॉडल कहा जाता था, वैसे गवर्नेंस और जो प्रशासनिक एक्टिविज्म है उसमें अब योगी मॉडल जो है वो एक मॉडल बन गया है। उस मॉडल में यह है कि इस तरीके के अगर जो जैसा कि अभी हमारे सहयोगी जुबैर बोल रहे थे या विश्वनाथ बोल रहे थे कि इसमें एक ये जो मॉडल बन चुका है उसका प्रयोग कर्नाटक के मुख्यमंत्री के ही बयान से नहीं करिए, यहाँ पर भी उसको यूज किया गया, मध्य प्रदेश में भी यूज किया जा रहा है। अभी आप मत समझिए कि भाजपा शासित राज्य ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर कार्रवाई करनी होगी तो प्रशासन का या शासन का एक्टिविज्म जो है ना वो प्रभावी रूप से दिखे। ऐसे में योगी मॉडल जो है इस समय प्रभावी रूप से वो जमीनी स्तर पर दिखाई पड़ता है। तो जो दिखाई पड़ता है उसका एक मतलब है। ठीक है, योगी मॉडल जमीन पर दिखाई भी देता है, बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई भी हमने देखी है। जो अपराधी किस्म के लोग हैं, माफिया हैं, उनके खिलाफ हमने बुलडोजर उनकी संपत्ति पर चलते हुए भी देखा है। सवाल यहाँ पर विरोधियों का भी तो आता है ना। विरोधी ये सवाल उठाते हैं कि जब बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो वो केवल एक संप्रदाय विशेष पर होती है, एक संप्रदाय के लोगों को निशाना बनाया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट भी आपने कल या परसों का देखा होगा, जिसमें वो कह रहे थे कि
कावड़ियों पर फूल बरसाते हैं, मुस्लिम वर्ग के लोगों पर बुलडोजर चलाते हैं उनके घरों पर। तो फिर ऐसे में इन लोगों से भी तो निपटना होगा, क्योंकि ये दूसरा माहौल क्रिएट करने की जो कोशिश देश के बाहर से आतंकी कर रहे हैं फंड दे करके, वो फ्री में बैठे कर रहे हैं, बांटने की राजनीति जो हो रही है, उसका इलाज क्या होगा? देखिए, लोकतंत्र की यही विडंबना है और हमारे प्रजातंत्र के जो हम 75वें पड़ाव को अब पार कर रहे हैं सोहन, तो इस तरीके के बयान देने से वोट बैंक ही क्रिएट किया जाता है या उसको मजबूत किया जाता है। तो उस जोन में जाकर के जो राजनीतिक दल या नेता और राजनेता कर रहे हैं, उनको अब समझना पड़ेगा कि जनता इससे जागरूक है। देखिए, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि कोई ऐसा नहीं है कि बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए और सब कुछ खत्म हो जाए। ये एक खौफ होना चाहिए। खौफ किसके मन में? जो कानून व्यवस्था को धता बता लेता है, कानून के कई धाराओं का, सीआरपीसी की कई धाराओं का वो जानता है कि किस तरह से हम दुरुपयोग कर लेंगे और किस तरीके से हम अपने लीगल काउंसिल के माध्यम से इसको बचा लेंगे, उस पर किस तरह से पर्दा डाल लेंगे। वो खौफ जो है बरकरार रखने के लिए है कि कोई आदमी, कोई व्यक्ति पकड़ा गया, ऐसा नहीं है कि बुलडोजर किसी के घर पे भी चला दिया जाता है। उसके पीछे भी शासन प्रशासन पूरे उनके कागजात रखते हैं कि उनका घर किस तरह से बना है, क्या उन्होंने इंक्रोचमेंट तो नहीं किया है, गलत तरीके से उस जमीन का तो अधिग्रहण नहीं किया, किसके पैसे से बना है, ये सारी चीजें आती हैं। तो ऐसे में उसका पूरा का पूरा ब्यौरा आ जाता है। ये सब कार्रवाई शासन के सक्रिय होने पर ये स्थिति बनती है। कुछ जुबैर आपको जानकारी देना चाह रहे हैं, बार बार वो है, तो इस जानकारी को भी आप ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह की कार्रवाई का होना। समय का अभाव भी है, जुबैर जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा। जुबैर हमें जानकारी दे रहे हैं, क्या अपडेट नया आया? तरीके से प्रवीण की हत्या पर था, अभी राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे एचडी कुमार स्वामी, उनका ट्वीट सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके से अभी राज्य कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि योगी मॉड्यूल लागू करना है, तो उनका इसी मॉडल को लेकर ट्वीट आए। उनके एक के बाद एक 7 ट्वीट आए, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि 1000 भी अगर मोदी आ जाएं तो भी कर्नाटक में योगी मॉड्यूल काम करने वाला नहीं है। सीधे तौर पर उनका बीजेपी सरकार को तंज है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कर्नाटक में उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल, जो भी जिस तरीके की बात कर्नाटक के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इस तरीके के मॉड्यूल काम करने नहीं वाले हैं। और अगर इस तरीके का मॉड्यूल या फिर कोई भी काम किया जाता है तो यहाँ की जनता बीजेपी को राज्य से उखाड़ के फेंक देगी। इस तरीके के ट्वीट लगातार अब जो पूर्व मुख्यमंत्री थे एचडी कुमार स्वामी, उनके बयान सामने आ रहे हैं। इस तरीके से अब देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले साल में कर्नाटक में चुनाव है, इसको लेकर अब राजनेता भी सक्रिय हो गए हैं। जिस तरीके से 2 हत्याएं हुई, एक तरफ एक बीजेपी नेता की हत्या हो गई है और एक तरफ एक मुस्लिम युवक की हत्या हो गई, तो इसको लेकर अब राजनीति गर्माती जा रही है। कर्नाटक में अब राजनीति देखने को मिल रही है और ऐसा में अब आप आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि कई राजनेता निकलकर सामने आए और अपने बयानों का सिलसिला जारी हो जाएगा। इसको लेकर बयानों का सिलसिला जरूर जारी हो चुका है। और अभी मैं दिवाकर जी से सवाल पूछ रहा था कि अगर आप योगी मॉडल लागू करने की बात करते हैं तो फिर जो विरोधी हैं, जो सियासत पकेगी, उसका क्या होगा? और उसी वक्त जुबैर ने यह जानकारी दी कि एक नया अपडेट सामने आया है। एचडी कुमार स्वामी ट्वीट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि 1000 मोदी 1000 योगी आ जाएं तब भी कर्नाटक में योगी मॉडल लागू नहीं हो सकता है। तो योगी मॉडल को लेकर के कर्नाटक में भी सियासत शुरू हो चुकी है। और दिवाकर जी से मैं इसी बात को लेकर के इस पर बात भी कर रहा था कि जो सियासत होगी, उस सियासत का जवाब कैसे दिया जाएगा, क्योंकि देश को बांटने को लेकर के बाहर से केवल आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो ही नहीं हो रही हैं, देश के अंदर भी जो राजनीति करने के तरीके हैं उनमें कहीं ना कहीं देश को बांटने की कोशिश जरूर हो रही है। बात बुलडोजर की कार्रवाई की आती है तो बुलडोजर की कार्रवाई भी ऐसे नहीं हो जाती है। जिस तरह से दिवाकर जी ने बताया, बुलडोजर की कार्रवाई अगर करनी है तो उसके लिए कुछ अहम जानकारियां प्रशासन के पास होनी बेहद जरूरी हैं। सबसे पहले तो क्या जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, जिस संपत्ति को ढहाया जा रहा है, क्या उस संपत्ति का अतिक्रमण जो किसी जमीन पर करके उस संपत्ति को बनाया गया है, अगर उस संपत्ति को अतिक्रमण करके बनाया गया है, सरकारी जमीन पर बनाया गया है, तो प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा जो संपत्ति बनाई गई है, उस संपत्ति का निर्माण किन पैसों से हुआ है, कहीं अवैध तरीके से कोई पैसा अगर आया है, उस पैसे से तो उस संपत्ति का निर्माण नहीं हुआ है। माफिया ने कहीं से रंगदारी मांगी, रंगदारी मांगने के बाद उस संपत्ति का निर्माण कर दिया। तो अवैध कारोबार के जरिए अगर कोई संपत्ति खड़ी की गई है तो उसके खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए यूपी में माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हमने होती हुई भी देखी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अपने आदेश के बाद कह दिया था कि फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर नहीं रुकेगी।
ये तो रही बात कर्नाटक में 3 दिन में 2 हत्याओं और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की। अब बात यूपी की भी कर लेते हैं। दरअसल आजम खान का एक बयान सामने आया है। लुलु मॉल को लेकर हाल ही में उनका बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। लोग खूब ठहाके लगाते हुए भी उस बयान को सुनने के बाद नजर आए थे। लेकिन अब लुलु लोलो टुल्लू टोलो बोलने वाले आजम खान जो ये कह रहे थे कि मैं लुलु लोलो के बारे में नहीं जानता हूं, अब वो कह रहे हैं कि जो उसके मालिक हैं वो आरएसएस के फंड रेजर हैं, यानी कि आरएसएस के लिए वो पैसा जुटाते हैं। और जो वहां पर नमाज अदा की गई थी वो जो लुलु मॉल के मालिक हैं उन्होंने जानबूझकर किया था। प्रचार का उनका तरीका था। नाम बदलने तक की वो बात करते हैं कि इस मॉल का नाम बदलना चाहिए, लेकिन अब वो नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए पैसा आ रहा है। सबसे पहले उन्होंने आरोप क्या बड़े बड़े लगाए हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम जरूर एक बार दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या आरोप आजम खान की ओर से लगाए गए हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है। आजम खान ने बड़े आरोप लगाए हैं। सबसे पहला और बड़ा आरोप, लुलु मॉल का मालिक संघ का फंड रेजर है, यानी कि संघ के लिए पैसे जुटाता है। लुलु मॉल का मालिक खुद नमाजियों को लेकर के आया है, यह आरोप भी लगाया गया है। मॉल के मालिक ने जानबूझकर यह पूरा विवाद खड़ा किया है, यह भी आजम खान ने कहा है। मॉल का नाम बदलने की जरूरत, लेकिन मालिक नाम नहीं बदलेगा, यह भी आजम खान ने कहा है। तो इन बयानों के जरिए आखिर आजम जताना क्या चाहते हैं और संघ परिवार को निशाने पर लेने की उनकी वजह क्या है। आपको याद होगा जब लुलु मॉल का उद्घाटन हुआ था उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद थे। और अब जिस तरह के आरोप आजम खान लगा रहे हैं, जिस तरह से संघ परिवार को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि संघ परिवार का फंड रेजर लुलु मॉल का मालिक है, संघ परिवार के लिए आरएसएस के लिए पैसे जुटाता है। तो अब इतने बड़े आरोप लगाए हैं, क्यों, वजह क्या है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। दिवाकर जी, आरएसएस को निशाने पर लेने की जरूरत क्या थी, क्योंकि आजम खान हाल ही में रिहा हुए, उसके बाद इस तरह के बयान, अब एक खीज उनके मन से निकलती हुई भी नजर आ रही है। वो जब पिछली बार लुलु मॉल को लेकर के सवाल उनसे पूछा गया था, इस तरह से बयान देते हुए नजर आए थे और उस बयान को आपने भी रिपीट मोड पर बहुत बार सुना था। आपने खुद कहा था कि क्या किसी राजनेता को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि आरएसएस के लिए फंड रेजर हैं, सीधा आरएसएस पर निशाना। देखिए, आजम खान एक सधे हुए नेता हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में अगर कहा जाए। और वो ये जानते हैं कि देखिए, लुलु का मतलब होता है मोती, ये अरेबिक वर्ड है। और लुलु मॉल के जो मालिक हैं वो केरल के रहने वाले हैं और मल्टी मिलियनेयर पर्सन हैं। और बहुत ही वो एक कहते हैं ना जिसको कि वो करना जानते हैं व्यापार कैसे किया जाता है। तो नॉर्थ साउथ इंडिया में कई ऐसे मॉल्स उनके हैं और लखनऊ में आया ये मॉल। तो योगी आदित्यनाथ जो कि एक ब्रांड हिंदुत्व के माने जाते हैं, अब योगी आदित्यनाथ ने भी उनको यहाँ ऑफर दिया था, क्योंकि जब यहाँ पर इन्वेस्टर्स की एक समिट हुई थी तो उन्होंने कहा था हाँ आप हमारे यहाँ आइए। तो उन्होंने ये मांग की थी, क्योंकि ये योगी मॉडल में हुआ कि यहाँ पर विश्वास बहाली की जा सकती है, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो लुलु मॉल के मालिक कोई ऐसा नहीं है कि वो 2-4 मॉल के मालिक हैं, वो पूरे वर्ल्ड में वो विख्यात हैं और मॉल पर वो बहुत ज्यादा उनका जो है वो कमांड है। तो उन परिस्थितियों में जो ये इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट से उत्तर प्रदेश को फायदा होगा, इसमें नौकरियां मिल रही हैं। अब उसमें देखिए कई ऐसे तरीके होते हैं कि इसमें इतने लड़के मुस्लिम हैं, इतनी हिंदू लड़कियां हैं, वो अपना एक तरीका हो सकता है। हाँ देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि अगर दृष्टिकोण ये है तो उस पर भी परख है, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का एक दौर जो है, जब समाज आगे बढ़ता है और इस तरह की बातें आ जाती हैं तो होना चाहिए, देखना चाहिए। जबकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इस तरह का कुछ नहीं न किया गया था। और ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था उसके बारे में देखिए, जो आजम खान आरोप लगा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि किस तरीके से उनकी एंट्री हुई थी और कैसे वो जाते हैं, कितने कुछ सेकंडों में वो नमाज अदा करते हैं, क्योंकि नमाज करने का कुछ एक समय होता है, एक मिनिमम समय सीमा होती है। देखिए, आरोप, मैं बार बार सोहन हर एक मुद्दे पे आता है कि आरोप प्रत्यारोप
के अपने तरीके होते हैं। अब उन्होंने एक आरोप लगाया कि वो फंड रेजिंग करते रेजर है उनके, और दूसरी बात कि उन्होंने ही अपने मॉल में बुला करके नमाज पढ़वाया। तब इसके बाद उनको लगा कि एक प्रतिक्रिया होगी, फिर हिंदू संगठन प्रभावी होंगे। तो ऐसे में वो आजम खान ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी उनको प्रचार करना था, एडवर्टीजमेंट करना था, तो एडवर्टीजमेंट करने का एक तरीका उन्होंने ढूंढा। देखिए, एक व्यापारिक संस्थान है वो, और उसके वो मालिक हैं, और कोई भी व्यापारी व्यापार करना जानता है, लेकिन ये तरीका वो अपनाएगा, वो ये संगठन लुलु मॉल के जो ग्रुप है। मुझे सवाल यहाँ पर यह भी उठता है ना कि अब लखनऊ में नया नया खुला है, लखनऊ में इस तरह के विवाद में कोई क्यों पड़ना चाहेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और हो सकता है कि अभी लखनऊ के आगे भी बिहार में भी एंट्री हो सकती है, बंगाल में भी बने, सभी जगह वो, क्योंकि मॉल अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट किया जा सकता है। और उसके बहाने कि चूंकि देश में रोजगार चाहिए लोगों को, और उसके बहाने अगर हजारों लोगों को रोजगार मिलता है तो उसमें बुराई नहीं है सोहन। ऐसे में आजम खान का एक दृष्टिकोण हो सकता है। मुझे लगता है थोड़ी सी उनकी खुईज है, क्योंकि अभी वो सरकार में है नहीं। जिस विचारधारा को वो बिलोंग करते हैं, उस विचारधारा के साथ हो सकता है लुलु मॉल के मालिक का जो दृष्टिकोण वो बड़ा सीमित समझते हो। करीब कोई भाजपा का मुख्यमंत्री है, संघ परिवार का कोई मानने वाला है, वो लुलु मॉल का एक मुस्लिम व्यापारी कैसे योगी आदित्यनाथ से इतना प्रभावित हुआ और यहां आ गया। देखिए, ये बहुत सीमित दायरे वाली सोच है, और समय बदलता जाएगा। सोहन, आज एक मैं बहुत बड़ा सवाल उठा रहा हूं। ऐसे तो अब ये हो गया कि क्योंकि एक माना जाता है कि एक विशेष समुदाय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसलिए चिढ़ता है क्योंकि वो उसका ध्यान ही नहीं देते हैं। एक प्रधानमंत्री तो पूरे देश का प्रधानमंत्री, जबकि प्रधानमंत्री 135 करोड़ की बात करते हैं। अब प्रधानमंत्री गल्फ के किसी देश में जाते हैं, यूएई में जा रहे हैं या किसी देश में जा रहे हैं, वहां के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, वहां पर मंदिरों के निर्माण की बात की जाती है कि हाँ निर्माण कराइए, तो इसका मतलब वो भी फंड रेजर हो गए या वो भी सरकार। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन भारत एक देश के रूप में, एक संगठन है, एक देश के रूप में उसकी जो ताकत है वो वैश्विक स्तर पर वो समझा जाता है, जाना जाता है। आजम खान साहब एक बड़े नेता हैं, लेकिन शायद इस दृष्टिकोण को भी वो खूब समझते हैं, क्योंकि वो संसद में भी प्रतिनिधित्व दे चुके हैं और बहुत ही सीनियर नेता हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन लगता है कि भी सीमित दृष्टिकोण से उन्होंने ये बयान दे दिया। मुझे लगता है कि लुलु मॉल के मालिक ने आजम खान साहब को उतनी तरजीह नहीं दी, और ये उनकी एक्टिवनेस दिखाने की कोशिश, ये उनकी नाराजगी है, ये सीमित दृष्टिकोण है। अगर कोई मुसलमान है, वो व्यापारी है, उसकी सोच का दायरा उसका अपना व्यापार है, अपने संगठन को बढ़ाने का है, वो इन सब दायरों से, इन सब सीमाओं से बड़ा ऊंचा हो जाता है। राजनीति से तो निकल करके ही बात करेगा। तो लुलु मॉल को लेकर के आजम खान का बयान सामने आता है, और जिस तरह की बात वो कहते हैं उस पर दिवाकर विक्रम सिंह जी ने आपको बारीकी से बताया कि आखिर उसके पीछे की असल वजह क्या हो सकती है। सोच का सीमित दायरा है, और इस सोच के सीमित दायरे से ऊपर उठने की जरूरत ना सिर्फ आजम खान बल्कि सभी नेताओं को जरूरत है। वैसे कहते हैं कि हर कोई भी वस्तु हो उसका एक टाइम होता है, लेकिन जब वो टाइम की सीमा पार हो जाती है तो उसके बाद दिक्कतें खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे उड़ते कॉफिन की, यानी कि मिग-21 की। आखिर मिग-21 उड़ते कॉफिन क्यों बन चुके हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारतीय वायुसेना से मिग-21 को रिटायर नहीं किया जा रहा है? सवाल इसलिए बड़े हैं क्योंकि मिग-21 की जो भूमिका वायुसेना में रही है उससे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। 1965 की लड़ाई आप ले लीजिए, 1971 की लड़ाई ले लीजिए, 1999 की लड़ाई आप ले लीजिए, तीनों लड़ाइयों में मिग-21 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उसमें किसी की दो राय नहीं भी होनी चाहिए। लेकिन जो मिग-21 क्रैश हो रहे हैं उसमें जो हमारे पायलट अपनी जान गंवा रहे हैं, आखिर और कितने पायलटों को मिग-21 क्रैश में अपनी जान गंवानी पड़ेगी? मिग-21 में खामियां क्या हैं, सभी पर बारीकी से आज नजर डालेंगे। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स दिखा देते हैं। उन ग्राफिक्स के जरिए मिग-21 क्रैश से जुड़ी कुछ अहम जानकारी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और ये बताएंगे कि पिछले कुछ सालों में मिग-21 क्रैश के कितने मामले सामने आए हैं, कितने पायलट्स ने अपनी जान गंवाई है, और आखिर ये जो सिलसिला है वो कब तक आगे चलता रहेगा। सबसे पहले फ्लाइंग कॉफिन क्यों बन गई? 1963 से 2012, 1963 में शामिल हुआ था यह भारतीय वायुसेना में, और उसके बाद 2012 तक, यानी कि अगले 49 सालों में
482 MiG-21 क्रैश हुए हैं। ये राज्यसभा में एक एंटनी उस वक्त रक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ये जानकारी दी थी। उसके बाद साल 2013 से 2016 तक 3 सालों में 10 MiG-21 और क्रैश होते हैं। साल 2018 और 2019 में 5 MiG-21 क्रैश होते हैं और साल 2021 में यानी कि पिछले साल ही 5 MiG-21 विमान क्रैश होते हैं और 2022 में भी अब मामले सामने आ चुके हैं। MiG-21 हादसे में मौतों को लेकर के अगर बात डालें तो साल 2012 तक जब इंजन 63 में जब शुरुआत हुई थी तो उसके बाद इतना पुराना शुरुआत के दौर में नहीं था। 171 पायलट साल 2012 तक अपनी जान गंवा चुके हैं। 171 वायुवीर अपनी जान गंवा चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों इन्हें अब फ्लाइंग कॉफिन कहा जा रहा है। 39 आम नागरिक और 8 अन्य लोगों की भी इसमें मौत हुई है। अगर खूबियों की बात करें, क्योंकि ऐसे ही MiG-21 भारतीय वायुसेना तक नहीं पहुंचा है। भारतीय सेना का सुपरसोनिक विमान इसे कहा जाता है। MiG-21 की खूबियों की अगर बात करें तो आवाज की गति से भी तेज उड़ने की क्षमता है, यानी कि जितनी आवाज की गति है उससे भी तेज उड़ान MiG-21 भर सकता है। 60 से ज्यादा देशों ने इसका इस्तेमाल किया है, रूस भी उनमें शामिल रहा है। भारत के लिए कई अहम मौकों पर MiG-21 गेम चेंजर भी बना है। 1965, 1971, 1999 की लड़ाई जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया उसमें भी इसकी अहम भूमिका रही है। तो ये MiG-21 की खूबियां थी जो इसे और विमानों से अलग भी बनाती हैं और समय समय पर जब भी फास्ट एक्शंस लेने की जरूरत पड़ती है तो MiG-21 का इस्तेमाल जरूर किया जाता रहा है। आपको याद होगा कि जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी तो उस वक्त मिराज के विमान फराटा भरते हुए नजर आए थे। लेकिन अगर आप MiG-21 को रिटायर कर देंगे तो फिर जो दुश्मन का खतरा है उस खतरे से आप कैसे निपटेंगे? भारत को क्या इसी वजह से MiG-21 की जरूरत है? ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि भारत पर बॉर्डर पर दो तरफ से खतरा मंडरा रहा है। एक और चीन अपनी नजरें बिठाए बैठा है, दूसरी ओर पाकिस्तान भी आंखें दिखा रहा है। ऐसे में वायुसेना की अगर बात की जाए तो वहां पर स्क्वाड्रन होना बेहद जरूरी है। अलग अलग स्क्वाड्रन वायुसेना में होती है, अलग अलग विमानों को लेकर अलग अलग स्क्वाड्रन भी होती है। भारत की जरूरत क्या है? हमारे सहयोगी विश्वनाथ हमारे साथ में यहां पर मौजूद हैं। विश्वनाथ, अगर MiG-21 की बात की जाए तो भारत को कहीं ना कहीं जरूरत इनकी है, इसी वजह से रिटायर नहीं किया जाए। जी बिल्कुल, MiG-21 की अगर बात किया जाए तो ज़्यादातर देश इसको रिटायर कर चुके हैं। इसमें अगर बात किया जाए तो जैसे रूस ने 1985 में ही MiG-21 को रिटायर कर दिया था और भी सारे देशों ने इसको मतलब वायुसेना से इसको रिटायर कर दिया था। लेकिन इसकी MiG-21 की जो भारत में भूमिका रही है, जो इसने यहाँ पे अपना शौर्य दिखाया है जवानों ने MiG-21 के साथ, या इसकी जो मारक क्षमता है, उड़ान है, उसकी वजह से मतलब इसको नहीं रिटायर किया जा रहा है। और सैनिक जो है मतलब अगर बात करें आपको तो पता होगा कि मतलब 1965 में या 71 में जो भी MiG-21 ने जिस भी मतलब युद्ध में हिस्सा लिया है उसमें अपने पराक्रम अच्छे तरीके से दिखाए हैं, अच्छा अभिनय किया है। इसलिए कहीं ना कहीं इसको रिटायर करने की नहीं चर्चा की जा रही है। चर्चाएं तो बहुत होती हैं लेकिन अभी तक रिटायर नहीं किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जुबैर भी हमारे साथ में मौजूद हैं, जुबैर से भी सवाल पूछेंगे। जुबैर, अगर जरूरत को वायुसेना की जरूरत के हिसाब से देखें तो भारत के पास और भी लड़ाकू विमान हैं और ये बात भी निकलकर सामने आ रही थी कि अगर MiG-21 रिटायर होता है तो उसकी जगह लेने के लिए अब तेजस विमान भी है। क्या वजहें हैं? क्या वायुसेना के पास स्क्वाड्रन विमान की भी भारत में ये 2019 में अगर हम बात करें तो 2019 में ही चर्चा की गई थी स्क्वाड्रन के MiG-21 की जगह स्क्वाड्रन को भी यूज कर सकते हैं। 51 स्क्वाड्रन का लेकर एक विमान का जिक्र किया गया था जिसमें लेकर उनकी तकनीकों के फायदे भी बताए थे। क्योंकि जिस तरीके से चीन लगातार चालबाजी कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लो या फिर पुल बनाने की बात कर लो, तो चीन लगातार ही अपने बॉर्डर के इलाकों पर गतिविधियां अपनी तेज कर रहा है, जिसको लेकर भारत को उनको कड़ा जवाब देने की जरूरत है। और लगातार भारत उनको पर नजर बनाए भी रखता है और जवाब देने के हर संभव प्रयास भी करता है। कई बार भारत ने चीन से सुलहनामा करने की भी कोशिश की है, बातचीत के दरमियान बातचीत से ही मामला सुलझाने की भी बात की है, लेकिन इस तरीके के संकेत चीन की तरफ से नहीं दिखाई देते हैं। तो जिस तरीके से भी ये विमान के हाथ से अब ज्यादातर नजर आते हैं, अगर देखा जाए तो पिछले 22 साल के अगर हम रिकॉर्ड नहीं करें तो पिछले 22 साल में कई ऐसे मामले हैं जब एयरक्राफ्ट ऐसे क्रैश हो जाते हैं और इनमें
कम से कम ज्यादा से ज्यादा हमारे जवान शहीद हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो 42 ऐसे जवान हैं जो हमारे शहीद हो चुके हैं सिर्फ एयरक्राफ्ट के हादसों में। जैसे कि कोई हादसे हो जाते हैं, एयरक्राफ्ट के हादसे हो जाते हैं, इनको उड़ाते वक्त विमान की तकनीकी खराब हो जाती है, इसको लेकर भी हमारे 42 जवान ऐसे हैं जो शहीद हो चुके हैं सिर्फ एयरक्राफ्ट में। तो कई तकनीकों में बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जैसा कि हम देख रहे हैं कि कई देश तकनीकों को लेकर अपग्रेड करते जा रहे हैं। तो भारत को भी तकनीकी में आगे बढ़ने की जरूरत है, जिसको लेकर सेना के पास अच्छे उपाय हों और सेना के पास अच्छी सहूलियत मिले, जिससे कि सेना अच्छे से काम कर पाए और जो भी भारत की तरफ गंदी नजर देखता है उसको अच्छे से जवाब दे सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुबैर आपका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये उठता है ना कि आखिर मिग 21 क्रैश क्यों हो रहे हैं। इसके लिए आपको बारीकी से समझना होगा। दरअसल मिग 21 आज का विमान नहीं है। भारतीय वायुसेना में इसे 1963 में शामिल किया गया था। उससे पहले पहली उड़ान मिग 21 ने 1955 में भरी थी। 1963 में जब भारतीय वायुसेना में मिग 21 शामिल हुआ तो अब आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं, आधी सदी से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। इंजन कितना पुराना होगा, किस पुरानी तकनीक का इंजन होगा, और तकनीक में जो बदलाव आ रहे हैं वो आधुनिकता के इस दौर में मेल नहीं खा पा रहा है। जो तकनीक है वो बेहद पुरानी है। इसके अलावा अगर आप मॉडल की बात करें तो मॉडल भी बहुत पुराना है। ये जो कुछ वजहें हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं और अब बदलाव की जरूरत पड़ती है, तो बदलाव होना भी बेहद जरूरी है। लेकिन मिग 21 की कमी को कौन पूरा कर पाएगा? वो कमी जो युद्ध क्षेत्र में मिग 21 दर्शाता है। जब जरूरत युद्ध की पड़ती है तो जो शौर्य मिग 21 दिखाता है वो शौर्य और विमान कब पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा रिटायर ना करने को लेकर के भी मैंने अपने सहयोगियों से सवाल पूछा था। उसके पीछे एक और बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह यह भी है कि मिग 21 जो विमान है उसकी 4 स्क्वाड्रन इस वक्त भारतीय वायुसेना में हैं। अलग अलग स्क्वाड्रन के अलग अलग स्क्वाड्रन लीडर भी होते हैं। अब जरूरत यहां पर यह पड़ती है कि भारत को जो जरूरत वायु सैनिकों की है, वायुसेना में विमानों की है, वो अभी उतनी नहीं है, उतनी संख्या में कमी है, जिसकी वजह से फिलहाल जो है रिटायर भी इसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि खतरा भारत पर दोहरा है। भारत केवल इकलौते खतरे से सामना नहीं कर रहा है। ऐसे में उस जरूरत को जब तक पूरा नहीं कर लिया जाता है तब तक भी मिग 21 को रिटायर नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्या पायलट इसी तरह से जान गंवाते रहेंगे? तो कहीं ना कहीं इस पर विचार विमर्श करने की बेहद जरूरत है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जो बाड़मेर में हुआ उसके बाद जरूर दे दिए गए हैं, क्योंकि बाड़मेर में वायुसेना का मिग 21 क्रैश होता है, उसमें 2 पायलट शहीद हो जाते हैं। तो ऐसे में इस तरह की वारदातें आगे ना हो, इस तरह की घटनाएं जो हैं वो आगे ना हो, इस तरह के हादसे आगे ना हो, इसलिए सतर्कता बरतने की बेहद जरूरत है। और जो कुछ भी दिक्कतें दूर की जा सकती हैं उन दिक्कतों को दूर करने की भी जरूरत है, ताकि हमारे पायलटों को ज्यादा नुकसान ना हो और हमारे पायलट युद्ध भूमि में अपना शौर्य दिखा सके, उन्हें वो मौका जरूर मिले। बुलेटिन के आखिर में बात एक ऐसी खबर की कर लेते हैं जिस खबर पर बात होनी बेहद जरूरी है। ये खबर शिक्षा व्यवस्था की पोल तो खोल रही है, लेकिन शिक्षकों का रवैया स्कूल में कैसा होना चाहिए यह सवाल भी खड़ा कर रही है। हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ तस्वीर केवल आपको दिखाएंगे, एक वीडियो आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद सोचिए। मैं अपने सहयोगियों से चाहूंगा कि वो हमारी पैनल टीम उस वीडियो को फुल फ्रेम दिखाए स्क्रीन पर, ताकि वो वीडियो फुल फ्रेम लोग अपने स्क्रीन पर देख सकें। अब आप देखिए इस वीडियो में आपको क्या नजर आ रहा है। नीचे आपको पानी नजर आ रहा है, उसके ऊपर कुर्सियां लगी हुई हैं। ये कहीं और का नहीं बल्कि एक स्कूल का दृश्य है। स्कूल के बच्चे मैडम जी के लिए कुर्सियां लगा रहे हैं और उसके बाद मैडम जी उन कुर्सियों के ऊपर बच्चों के कंधे पर हाथ रखकर चल रही हैं। बच्चे तो भरे पानी में पैंट ऊपर करके उतरे हुए हैं, लेकिन मैडम साहिबा के पैर गंदे ना हो जाएं, इसको लेकर के पूरी व्यवस्था बच्चे करते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल के कपड़े तक बच्चों ने उतार दिए हैं और बनियान में पैंट ऊपर करके खड़े हैं। मैडम जी भी आराम से कुर्सियां पार करती हैं और उसके बाद वहां से उतर जाती हैं। लेकिन सवाल यह कि स्कूल में अगर इस तरह से पानी भरा हुआ नजर आएगा तो फिर स्कूल में क्या पढ़ाई पर ब्रेक रहेगा? क्या बच्चे इस तरह से बंडियों में घूमते हुए नजर आएंगे? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है।
अब इस पूरे मामले के बाद कार्रवाई भी जरूर देखने को मिली है। बीएसए ने इन मैडम को बर्खास्त कर दिया है, माफ कीजिएगा सस्पेंड कर दिया गया है फिलहाल, और सस्पेंड करने के बाद अब ये अपनी सेवाएं जो हैं स्कूल में नहीं दे पाएंगे। बीएसए ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना देते हैं। है उच्चाधिकारियों के भी संज्ञान में उक्त वीडियो है और हमने अध्यापिका के विरुद्ध कार्यवाही कर दी है। किस तरह की कार्रवाई की गई है? निलंबन की। शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया गया है जी। हमारे सहयोगी जुबैर यहां पर मौजूद हैं। जुबैर, क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या कार्रवाई जो की गई है उसके बाद बच्चों के परिजन संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्योंकि जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ने गए होंगे, इस तरह से पानी में खेलने या फिर मैडम के लिए कुर्सी का पुल बनाने के लिए तो गए नहीं होंगे। ये मथुरा के बलदेव पंचायत का ये मामला है। ये सीधे तौर पर बारिश में स्कूलों की पोल खोलने का मामला है। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से बारिश का मौसम है और बरसात होती है, और बरसात में सरकारी स्कूलों की भी पोल खोलता है, टीचरों के हालातों की पोल खोलता है। इस तरीके के टीचर किस तरीके का बर्ताव स्टूडेंटों के साथ करते हैं। मथुरा की एक इस प्राथमिक स्कूल का ये मामला है, जिस स्कूल में साफ तौर पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह टीचर को पानी से बचाने के लिए बच्चे उसका कुर्सियों का पुल बना लेते हैं ताकि टीचर पानी में ना कूदे और टीचर पूरे ना बिना भीगे अपना पैर और स्कूल से निकल जाए। लेकिन बच्चे उसी वीडियो में आप देखते हैं बच्चे खुद पानी में घूम रहे हैं और बच्चे खुद टीचर के लिए कुर्सी लगाते नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर इस टीचर को सस्पेंड भी कर दिया गया है निजी तौर पर। इस मामले में इसको लेकर कार्रवाई भी की गई है। योगी सरकार लगातार इसको लेकर कार्रवाई की गई है। लेकिन इस मामले में सीधे तौर पर इस वीडियो के सामने आने से यही देखा जा सकता है कि किस तरीके के हालात देखने को मिलते हैं सरकारी स्कूलों में। टीचर्स का रवैया बच्चों के साथ किस तरीके का रहता है, इसी रवैये में बदलाव की बेहद जरूरत है। हमारे सहयोगी शोएब खान भी हमारे साथ भी जुड़ेंगे, वो इस खबर पर बारीकी से हमें जानकारी जरूर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि हमारे दर्शक जो हैं वो इस बात को जरूर समझें कि अगर आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो उनसे शाम को जब वो घर लौटे तो ये जरूर पूछिए कि आपने स्कूल में आज किया क्या है। अगर पढ़ाई की है तो किन विषयों में आपको शिक्षकों ने क्या पढ़ाया है। अगर आपके बच्चे इस तरह से आपको बताएंगे कि आज हमने मैडम जी के लिए कुर्सी का पुल बनाया, वो भी खुद की शर्ट उतार करके पानी में उतर करके, तो फिर आप खुद सोचिए कि क्या आपके बच्चे सही स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। केवल सवाल सिर्फ बच्चों की शिक्षा व्यवस्था का ही नहीं है, मानसिकता का भी है कि आखिर शिक्षकों की बच्चों को लेकर के किस तरह की सोच है। जब बारिश हो रही होगी, ये बच्चे घर से स्कूल के लिए निकले होंगे, तो इन्हें भी इसी तरह से गीली सड़कों पर, कीचड़ से भरे रास्तों पर से होकर के गुजरना पड़ा होगा। मैडम साहिबा के लिए स्कूल में कुर्सी का पुल बनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? इस पर बीएसए को सिर्फ सस्पेंड ही नहीं करना चाहिए बल्कि उनसे सवाल जवाब भी करना चाहिए। हमारे सहयोगी शोएब खान हमारे साथ में यहां पर मौजूद हैं। शोएब जी से सवाल पूछेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इस तरह की जो तस्वीरें बरसात के दिनों में स्कूलों से सामने आती हैं, हमने क्योंकि अक्सर देखा है कि जो ये तस्वीरें हैं वो अमूमन खड़ी हर साल देखने को मिलती हैं, बदलाव देखने को नहीं मिलता है। और अगर बदलाव देखने को नहीं मिलेगा तो फिर शिक्षा का जो स्तर है वो कैसे उठेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा का स्कूल जो है ये मथुरा के बलदेव का है। और जो बारिश चल रही है इसमें ये एक बलदेव का एक स्कूल तो ये तो एग्जाम्पल है। अभी 2 दिन पहले लखीमपुर खीरी की भी खबर आई थी, उसमें भी इसी तरीके का था कि स्कूल जो है पानी से भरा हुआ है। और ख़ास तौर से जो प्राथमिक स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था का हाल जो है उत्तर प्रदेश का, मेरे हिसाब से जो है लापरवाही बहुत ज़्यादा है। क्योंकि सरकार जो है इस पे ध्यान देती, टीचरों को अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। प्राथमिक शिक्षक को जो है आज के हिसाब से सैलरी देखी जाए 60 से 70 हज़ार मिलती है। लेकिन काम क्या होता है, महिला टीचरें बैठी हैं स्कूल में, पानी मिल रही हैं, स्वेटर बिन रही हैं। मास्टर साहब उसी गांव के हैं, बच्चों से जो है खुदाई करवा रहे हैं, झाड़ू दिलवा रहे हैं बच्चों। अक्सर इस तरीके की आती रहती है, कार्रवाई होती है, सस्पेंशन होता है, बहाली हो जाती है, फिर उसके बाद में होती है। लेकिन यहाँ पर सरकार की ये भी सोचना है कि जब इतना पैसा खर्च करते हो प्राथमिक शिक्षा को ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो इन लोगों के जो है आउट ऑफ कमिश्नरी इन टीचरों के ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। और जिस दिन ये प्रक्रिया सही लागू हो जाएगी उस दिन ये जो है यहाँ की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था
स्वतः सही आ जाएगी। तो प्राथमिक जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने की जरूरत है और इसमें जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव करने की भी जरूरत है। क्या सस्पेंशन से काम हो जाएगा, ये सवाल बड़ा है। उम्मीद करेंगे कि आगे सख्त रवैया भी देखने को मिलेगा ताकि इस तरह की तस्वीरें सामने ना आए। सवाल यह भी कि आखिर बारिश के मौसम में स्कूलों में इतना पानी क्यों भर रहा है, निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर के भी सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि समय के साथ इन सवालों के जवाब मिलने भी शुरू होंगे ताकि हमारे प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके और जो बच्चे घर से कंधे पर भारी भारी बस्ता ढो करके स्कूल तक पहुंच रहे हैं उन्हें वहां पर शिक्षा सही मायनों में मिल सके, वो इस तरह से मैडम जी के लिए कुर्सी लगाते हुए ही नजर न आए। न्यूज़रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।